Very good morning, very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. रे ऑप्टिक्स कर लिया था क्या? रे ऑप्टिक्स का फीडबैक ठीक है, बात बन गई। एक्सरसाइज मॉड्यूल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम एक छोटा सा एक टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स चालू कर रहे हैं। इसके अंदर 3 पार्ट हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वेव ऑप्टिक्स से, रे से 3 आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, चालू करें। बहुत ही आसान टॉपिक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। आज हम इंटरफेरेंस चालू करेंगे और उसमें भी मैं आपको सारा अभी आज एसएचएम वेव वाला वेव है उसको रिवाइज कराऊंगा। एसएचएम वेव वाला वेव रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चालू करें भाई। आवाज ठीक आ रही है? ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन सब ठीक है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। मोहम्मद शयान अंसारी कह रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही है। बाकी सब एक बार जवाब दीजिए। ऑडियो, वीडियो, स्लाइड, स्क्रीन, वॉइस क्लियरिटी सब ठीक है? एवरीथिंग परफेक्ट? बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, पर उसमें भी जो पहले वेव वाली जो बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, पहले मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ, उसको आप बढ़िया सीख लीजिए। चलिए, हम सभी जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एस एन जी सर ने बहुत जबरदस्त पढ़ा रखा है, जहां पर a होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। के का फॉर्मूला भी आपको याद हो तो 2 पाई बाय लैम्डा, और फाई होता है इनिशियल फेज है। ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता है। अब इसमें कुछ बातें और आपको सिखाता हूँ, जैसे एक वेव की बात करते हैं, इस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है। ये पूरी वेव है, इस वेव की जो लंबाई है वो है लैम्डा। जरा सोच के बताइए, जो पॉइंट नंबर और पॉइंट नंबर 2 है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? सोच के बताइएगा, इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? बहुत बढ़िया, 2 पाई। जो 2 पॉइंट्स लैम्डा डिस्टेंस पर होते हैं उनके बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। और वी कैन से ये वाला पार्टिकल एग्जैक्टली वही करेगा जो पार्टिकल 1 ने किया है। सही बात है। तो लैम्डा दूरी में फेज डिफरेंस है 2 पाई। सोचिए यूनिट मीटर में फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा। तो ऐसे 2 पॉइंट्स जिनकी दूरी डेल्टा एक्स है, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो आपका ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला आ गया, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगले 3 से 4 दिन तक ये काम आएगा, तो इसकी बढ़िया फीलिंग आपको होनी चाहिए। जहां पे डेल एक्स क्या बता रहा है? डेल एक्स बता रहा है पाथ का डिफरेंस, जबकि डेल फाई बता रहा है फेस का डिफरेंस। डेल फाई बता रहा है फेस का डिफरेंस। सही है, इतना आना चाहिए।
अब हम फील लेते हैं कि पार्ट डिफरेंस की फीलिंग क्या है। काफी समय से हम सुनते रहे हैं, पार्ट डिफरेंस की फील क्या है। साफ साफ सब पता चल रहा है, पाथ का डिफरेंस। जैसे मेरे पास दो सोर्स हैं S1 और S2 और मुझे पॉइंट P पर पहुंचना है। एक S1 से वेव चली और वो P पे पहुंची। लेट 4 मीटर की ये दूरी है, ये 3 मीटर है। सोचिए S2 से जो वेव निकलेगी वो भी P पे पहुंचेगी, तो P पर दोनों वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन होगा और इंटरफेरेंस पैटर्न पैदा होगा। जरा सोच के बताइए, अगर मैं आपसे पूछता पार्ट डिफरेंस, आप कहोगे सर बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता, डेल्टा एक्स इज 1 मीटर। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलूं, क्योंकि आप 12th पास हैं तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, आपको याद भी आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें यही पढ़ना है। ये दो सोर्स हैं S1 S2 और मुझे O पे पहुंचना है। ये मिड पॉइंट है, ये दूरी है D और ये दूरी है D। S1 से एक वेव निकलेगी और वो O पे पहुंचेगी। S2 से एक वेव निकलेगी, वो भी O पे पहुंचेगी। बताइए क्या दोनों ने बराबर रास्ता चला? बराबर रास्ता चला, इट मीन्स डेल एक्स 0। आपसे कोई पूछे डेल फाई बताओ, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, तो डेल फाई आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0। डेल फाई भी 0 आए। इसलिए स्क्रीन के सेंटर पर पार्ट डिफरेंस भी 0 है, साथ ही साथ फेज डिफरेंस भी 0 है। आगे जाके बोलेंगे जब हम थोड़े समझदार हो जाएंगे कि अच्छा पार्ट डिफरेंस भी 0 है, फेज डिफरेंस भी 0 है, तो एक कंडीशन हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जो कुछ समय बाद बोलेंगे, कुछ समय बाद बोलेंगे। तो बेसिकली मैं आपको पार्ट डिफरेंस की फील दिलाना चाहता हूँ कि अलग अलग सिचुएशन में पार्ट डिफरेंस कैसे बने। जैसे ये एक बड़ा फेमस सवाल है, यहाँ दो सोर्स हैं S1 और S2 जिनके बीच की दूरी है 3 लैम्डा, जिनके बीच की दूरी है 3 लैम्डा। अब आपको 4 पॉइंट पे बात करनी है, A पर, B पर, C पर, D पर। यहाँ ऑब्जर्वर खड़े हैं। अब जरा सोचिए, A पर पहुंचना है तो एक वेव S1 से निकलेगी, वो पहुंचेगी। एक वेव S2 से निकलेगी, वो पहुंचेगी। क्या ये दोनों रास्ते बराबर हैं क्या? इसका मतलब S1 इतना ज्यादा चला, S1 इतना ज्यादा चला, इट मींस यहाँ पे जो पाथ का डिफरेंस आएगा क्या वो 3 लैम्डा है? कोशिश करके देखिए, आज सारे सारे बेसिक हैं। मुझे सी पे पहुंचना है, एक वेव S1 से निकलेगी, एक वेव S2 से निकलेगी। आप साफ साफ बता सकते हैं ज्यादा कौन चला, S2 ज्यादा चला और इतना ज्यादा चला। इट मींस सी पर अगर आपसे कोई पार्ट डिफरेंस पूछे तो वो 3 लैम्डा होगा। बोलिए हाँ है क्या? सही बात है। और अगर मैं यहाँ पूछूं कि बी पर बताइए, तो आप कह सकते हैं सर बी पे पहुंचने के लिए दोनों वेव को बराबर चलना पड़ेगा, इट मींस पार्ट डिफरेंस कितना होगा जी। ये सब बातें आपने सुनी हुई हैं, समझी हुई। बस एक बार रिकॉल करिए आज पूरा, ताकि मेरे अगले 2 लेक्चर YDSE के इंटरफेरेंस के बढ़िया जाए और मैं अच्छी तरह से YDSE तैयार कर सकूं, क्योंकि पूरे इंटरफेरेंस में एक ही टॉपिक है YDSE, डिफ्रैक्शन में एक ही टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में एक ही लॉ है मेलस लॉ, ब्रेस्टल लॉ 2। तो कुल मिला के सारे फॉर्मूले भी 10 से कम है, 8 से 10 फॉर्मूले में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा शानदार तरीके से, और 2 क्वेश्चन आप बढ़िया तैयार कर सकते हो पेपर के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और एडवांस हों, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो YDSE से ही काम पड़ेगा।
तो क्यों ना उसको ही धीरे 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 ही आगे ले चले। अभी मैं YDSC बोल नहीं रहा हूँ, एक जनरल केस ले रहा हूँ। S1 से वेव निकली P पे पहुंची, S2 से वेव निकली P पे पहुंची, दोनों मिलकर आपस में क्या कर रही है, इंटरफेरेंस। लेट ये दूरी है y, ये दूरी है d, दो स्लिट के बीच की दूरी है स्मॉल d, पर्दा काफी दूरी पर होता है, d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d। अब आपसे पूछा गया है, बताइए डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा x कितना होगा। तो डेल्टा x की पहले फील लीजिए, डेल्टा x की पहले फील लीजिए, डेल्टा x की फील लीजिए। तो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, बड़ा रास्ता, बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। तो एक तरीका तो ये है जो हमारे 12th क्लास में दे रखा है, H2P माइनस S1P, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पूरा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। उस पर मैं जान ही रहा हूं, वो आता है y छोटा d बाय बड़ा d। पूरा 12th क्लास में डेरिवेशन भी पढ़ते हैं, बोर्ड में भी आता है, ये आता है। पाइथागोरस से आप सॉल्व कर सकते हैं, बुक्स में, मॉड्यूल में, प्रदीप में, एनसीईआरटी में है। अब इसका जो दूसरा तरीका है जो आप बड़े बच्चों समझ सकते हो, यहां से क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें। अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये रास्ता और ये रास्ता लगभग बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों H2 ने इतना ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया और यही वास्तव में दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है। सोच के देखिए, क्योंकि उसके बाद के तो दोनों के रास्तों की लंबाई बराबर है, तो आपने वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा H2 चला यही तो पाथ डिफरेंस है। अब ये कैसे निकालें, तो थोड़ी सी मैथ्स लगा लेते हैं। ये थीटा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये d है, d का थीटा से चुपका हुआ d कॉस, और ये वाला जो ग्रे कलर से दिख रहा है वो d साइन थीटा। ट्राइंगल में आपको वापस दिखा देता हूं ताकि आपका मन खुश हो जाए। ये तो है d, ये d से चुपका हुआ d कॉस, और ये वाला d साइन। शायद फील आ रही हो, देख लीजिए। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछता बेटा पाथ डिफरेंस बताओ, तो अब आप भविष्य के लिए याद रख सकते हैं YDSC में पाथ डिफरेंस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है d साइन थीटा। और आपको सर वो तो अलग आ रहा है, वो भी यही है, वो भी यही है, कैसे निकालें वो देख लीजिए। ये पॉइंट P है, ये थीटा था, ये y है, ये d है। सिंस पर्दा बहुत दूर है, सिंस पर्दा बहुत दूर है तो थीटा स्मॉल है। सोचिए अगर थीटा स्मॉल है तो जो टेन थीटा है वही साइन थीटा है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही लगभग साइन थीटा होगा। तो इन प्लेस ऑफ साइन थीटा आप लिख सकते हो dy बाय डी। तो आगे जाके काम आएगा, तो ये मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए। बताइए क्या कुछ कुछ क्लियरिटी आ रही है क्या। बहुत आसान चैप्टर है, आज केवल फंडामेंटल सिखा रहा हूं, आज केवल फंडामेंटल सिखा रहा हूं। बताइए डन 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 है क्या। तो अभी हम बात कर रहे हैं पाथ डिफरेंस। खुशी क्या होता है, सत्य प्रकाश, अजय, परमानंद, पाथ डिफरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना बच्चों, तो फिर फेज डिफरेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स। इसको यूज करते रहिए, काम चलता रहेगा। क्या ये बात ओके है क्या, क्या ये बात ओके है क्या, क्या ये बात ओके है क्या। अब बात करते हैं आगे कि सर इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए। अब जैसे जरा फील करिएगा अच्छे से, धीरे धीरे बातें बताता हूँ आपको। मेरे पास दो वेव हैं, y1 a1 साइन ओमेगा टी माइनस k1 x प्लस phi 1
दूसरी वेव है A2 साइन ओमेगा 2t A2x 5, ये इसका इनिशियल फेज है, ये इनिशियल फेज है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों की फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो बट ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ अलग होगी, वेवलेंथ अलग है तो k बराबर 2 पाई बाय लैम्डा, k भी अलग अलग होगा। ये दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। अच्छा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं या अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव, जरा सोच के बताइए। एसएनजी सर ने बताया था ओमेगा टी और के एक्स के साइन, अगर ओमेगा टी और के एक्स के साइन अपोजिट हैं, उल्टे पुल्टे हैं, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो ये बात तो ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ, तो इसका तो फेज ये है पूरा टोटल फेज, इसका टोटल फेज ये है, तो फेज डिफरेंस बताओ, तो घटा दो ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस फाई 1 माइनस ओमेगा 2t माइनस k2x प्लस फाई 2। जो डेल्टा फाई आएगा वो आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस k1x प्लस k2x प्लस फाई 1 माइनस फाई। याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ जो आपको बढ़िया लगेंगी कि अच्छा ये इतनी बातें शानदार हैं, याद करने की जरूरत नहीं। ये डेल्टा फाई है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों वेव ने किसी पॉइंट पे जाके सुपरपोज किया, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम जानते हैं y बराबर y1 प्लस y2, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आपको याद है कितना आता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई डेल फाई, जो फेज डिफरेंस होता है। इंटेंसिटी आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आंसर आता है। अब आप ध्यान से बातें सुनिएगा कि बातें कितनी जबरदस्त हैं। आप ये जो फेज डिफरेंस देख रहे हैं, जरा इसको गौर करिए और मुझे बताइए क्या ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या लगातार चेंज हो रहा है। जो इंटेंसिटी में या एम्पलीट्यूड में जो फेज डिफरेंस आ रहा है, ये कॉस, ये लगातार चेंज हो रहा है बिकॉज ये टाइम पे डिपेंडेंट है, ये टाइम पे डिपेंडेंट है, तो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। और मजे की बात है, अगर हम लाइट वेव्स की बात करें तो लाइट वेव्स की वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है 10 की पावर -10, ये वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगी। तो ये जो फेज डिफरेंस है वो इतने तेज गति से चेंज होगा कि हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पाएंगी। दोनों वेव्स स्क्रीन पर जाकर इंटरफेरेंस कर रही हैं, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा हो रहा है, कहीं डार्क और कहीं ब्राइट हो रही है, पर वो डार्क ब्राइट इतनी तेज गति से चेंज हो रही है कि हमारी आंखें उसको समझ ही नहीं पा रही, हमारी आंखें समझ ही नहीं पा रही। जो डेल्टा फाई इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, तो फिर हम क्या करते हैं इस केस में, हम इसमें बात करते हैं फिर एवरेज वैल्यू। फिर हमें सर क्या दिखाई देगी, हमें फिर दिखाई देगी एवरेज वैल्यू, हमें दिखाई देगी एवरेज वैल्यू। जरा सोच के बताइए, एक पूरे चक्कर में कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है, क्यों? जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये +1, ये -1, ये π/2 और ये 2π, ये पूरा चक्कर। तो बताइए अब आपको पर्दे पर क्या मिलेगा, आपको पर्दे पे मिलेगा I1 प्लस I2। तो ये पहला एक बढ़िया क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि जब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जो कि इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, जिनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई लगातार बदल रहा है, तो फिर आपको पर्दे पर क्या मिलेगा, पर्दे पर आपको एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी बच्चों, I1 प्लस I2, पूरे पर्दे पर एक जैसी चमक मिलेगी।
पूरे पर्दे पर एक जैसी चमक मिलेगी YDSE एक्सपेरिमेंट में। आपको कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं एक बल्ब 60 वॉट का लेके आऊं, दूसरा बल्ब 100 वॉट का लेके आऊं, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ सर टोटल इंटेंसिटी अगर पावर की टर्म से बात करें तो 60 प्लस 100 160 वॉट हो गई। हमारी आंखें एवरेज इंटेंसिटी देख पाएंगी 160 वॉट, क्योंकि जो फेज डिफरेंस है वो लगातार उनके बीच में चेंज हो रहा है। अब बात आती है, अच्छा सर फेज डिफरेंस आपको कांस्टेंट करना है, तो कई लोग बोलते हैं कि ओमेगा को सेम कर दो। बात तो सही है, अगर ओमेगा सेम हो जाएगा तो के भी सेम हो जाएगा। सोचिए ओमेगा सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम तो लैम्डा सेम, 2π/λ सेम। जैसी ओमेगा और आप के को सेम करोगे तो जरा सोच के बताइए अब डेल फाई क्या बचेगा, अब डेल फाई क्या बचेगा, सोच के बताइए चैट बॉक्स में, अब डेल फाई क्या बचेगा। अब डेल फाई बचेगा φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1। अभी भी सोर्सेस इंडिपेंडेंट हैं, अभी भी सोर्सेस इंडिपेंडेंट हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या ले ली आपने, सेम, आइडेंटिकल बल्ब ले लिए, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, आइडेंटिकल बल्ब ले लिए, जो लाइट पैदा कर रहे हैं उनकी जो लाइट वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अब प्रश्न पैदा होता है क्या ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या ये भी बदल रहा है, क्या ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या ये भी बदल रहा है। अब इसके पीछे जाना पड़ेगा आपको बेसिक पर, इसके पीछे अब जाना पड़ेगा आपको बेसिक पर। बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक ये कहते हैं कि जब लाइट किसी सोर्स से आती है तो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस आती है, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस आती है, और φ1 φ2 जो होता है वो कंटिन्यूअसली रैंडमली चेंज होता है। इसका मतलब फेज डिफरेंस अभी भी लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। वापस देखिए, जैसे हम बात करें कि सर बल्ब से हमें लाइट कैसे एमिशन कैसे समझ सकते हैं, तो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, जैसे ही फिलामेंट गर्म होता है तो टंगस्टन का फिलामेंट है तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और हायर एक्साइटेड स्टेट में वो 10⁻⁹ सेकंड तक ही रह सकते हैं, उसके बाद तो उसको जंप करना ही पड़ेगा। और बोर कह के गए थे जब हायर से लोअर में जंपिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटॉन्स, वही तो हमें लाइट एमिशन दिखाई देती है। अब ये जो जंपिंग हो रही है ना ये 100% रैंडम है, क्योंकि आप पहले से मान लो 5वें में पहुंच गए तो दो बल्ब दोनों इलेक्ट्रॉन 5वें में पहुंच गए, पर जरूरी नहीं है 5वें से फर्स्ट में जंप करें, 5वें से फोर्थ में भी कर सकते हैं, 5वें सेकंड में कर सकते हैं, 5वें से फर्स्ट में भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है दोनों में पहले से 5वें में गए हो, कोई पहले से तीसरे में गया होगा, कोई पहले से 7वें में गया होगा, ये प्योर रैंडम प्रोसेस है। इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल बल्ब लेने के बाद भी उनका जो फेज डिफरेंस है ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इट मींस ये वास्तव में कैसे सोर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो कैसे हैं, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट। अब पहला ये डाउट है कि सर हम कोहेरेंट कोहेरेंट की बात क्यों करते हैं, पूरे हमने 12th क्लास में कोहेरेंट कोहेरेंट की बात करी, क्या है ये कोहेरेंसी। अब आप समझिए कोहेरेंसी क्यों जरूरी है। इफ जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाए, डज नॉट वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए बिटवीन द टू सोर्सेस तो उसका फायदा क्या मिलेगा, उसको आप फील करिए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 + I2 + 2√I1I2 cos डेल फाई। सोचिए अगर डेल फाई कांस्टेंट हो जाएगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, इंटेंसिटी आपको कांस्टेंट मिलेगी। इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और इंटेंसिटी कांस्टेंट मिलेगी तो क्या आप उसको रीड कर सकते हो कि हाँ ये इंटेंसिटी एवरेज से ज्यादा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, ये एवरेज से कम है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, या एग्जैक्ट डार्क मिल रहा है, या अच्छा ब्राइट मिल रहा है, और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसे बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा इंटरफेरेंस, सस्टेन इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। क्या दो आइडेंटिकल सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसे बल्ब है, एक ही कंपनी की है, पावर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या वो आइडेंटिकल हो, क्या वो कोहेरेंट हो सकते हैं? आंसर है नो। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो लाइट एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस होती है, तो उनका जो फेज है वो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब आप बता सकते हैं कि सर अब फिर मैं कैसे करूं, जब आप कह रहे हो कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उनका भी फेज डिफरेंस लगातार बदल रहा है, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, और हमें सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, तो प्रश्न पैदा होता है फिर हमें सस्टेन इंटरफेरेंस पैदा करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो शायद आपको पता हो, जो हम आगे जाके करेंगे भी सही। हम क्या करेंगे, एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे, एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और एक ही सोर्स से बनने वाले दो सोर्सों को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कोहेरेंट। तो अब अगर आपको फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है तो आप क्या करोगे, वी शुड गेट दीज टू वेव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। उससे क्या होगा, जो भी उस सिंगल सोर्स में चेंज हो रहा होगा एट ए टाइम S1 S2 दोनों में होगा, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। एंड वी कैन डू इट बाय वेव फ्रंट डिवीजन एंड बाय एम्पलीट्यूड डिवीजन। बताइए डन है क्या? कल्प जैन लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, सर इवनिंग में आपकी क्लास है क्या? नहीं, कल मेरी इवनिंग में क्लास नहीं है, मेरी अभी मॉर्निंग में ही क्लास है। वेव ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूं 11:45 पर मॉर्निंग। परमानंद कह रहे हैं सेमीकंडक्टर की है इवनिंग में। ईशान सांडिल्य सेमीकंडक्टर। सौरभ सुमन कह रहे हैं 2 क्लास लगी है शाम में। रवि कुमार पटेल कह रहे हैं ग्रेविटेशन भी है। दृष्टि जजोडिया सेमीकंडक्टर एंड ग्रेविटेशन। अंशु यादव कह रहे हैं एक ही है ग्रेविटेशन की। मयंक कुमार कह रहे हैं ग्रेविटेशन क्यों है, ग्रेविटेशन तो हो चुका है। चलिए, तो आप क्लास देख लीजिएगा अटेंड करके, क्या है मुझे जानकारी नहीं है कि ग्रेविटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, शाम को कितनी क्लास है। चलिए ठीक है, तो आपको कोहेरेंट इनकोहेरेंट की फील आई कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो भी उनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहता है, और हमें पर्दे पर सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलता, हमें एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देती है जो कि I1 + I2 होती है। कोहेरेंट प्राप्त करने के लिए आपको एक ही सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। बताइए, क्या ये क्लियरिटी आ गई क्या? तो अब पहली कंडीशन, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी सेम लीजिए, फ्रीक्वेंसी सेम ले लीजिए, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर पोजिशन करा दीजिए, तो कुछ पॉइंट पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, कुछ पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी। बच्चे पूछते हैं सर एनर्जी बढ़ कैसे गई? बढ़ नहीं गई, कुछ पॉइंट पे कमी तो हुई है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी।
इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। When two waves having same frequency traveling in the same direction superpose each other, then at some points एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कुछ पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम हो गई, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस। अगर आप दो इक्वेशन की बात करें तो y1 बराबर a1 साइन ओमेगा 1t, दूसरे की ले लें a2 साइन ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं ले सकते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ओमेगा टी प्लस फाइव ले लीजिए, फेज डिफरेंस। तो जब आप इनको सुपरपोज करोगे तो सुपरपोज करने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप सभी को याद है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, where phi is the phase difference। मेरे हिसाब से सबको याद है। पता है, दो वेव को सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी भी आपको फील आनी चाहिए। रिजल्टेंट वेव बनेगी y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा ये नई वेव का फेज, और शायद आपको पता हो ये निकालने का तरीका, वही वेक्टर a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। कोई पूछता तो नहीं है पर आना चाहिए वेक्टर वाले। बताइए क्लियर है क्या? अच्छा, आप इंटेंसिटी भी बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव। ये सब याद होनी चाहिए। तो दो वेव हैं, कोहेरेंट सोर्स से आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सुपर इम्पोज हुई तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ पॉइंट पर एनर्जी बढ़ गई। शायद आपको पता है जिन पॉइंट्स पर एनर्जी बढ़ जाती है उन्हें हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलिए क्लियर है क्या? अब बेसिक आपको फील आ गई। मैंने दो छोटे छोटे सवाल क्लियर हो गए। इंडिपेंडेंट सोर्सेस इनकोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्यों चाहिए? ताकि किसी एक पॉइंट पर, पर्दे के किसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करे। बढ़े क्या आगे? ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो जल्दी से बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहला पॉइंट, फेज डिफरेंस, पाई का कैसा मल्टीपल? इवन मल्टीपल। दूसरा, पाथ डिफरेंस कितना? डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, जनरल वैल्यू डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 2n पाई। तो डेल एक्स एन लैम्डा याद होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल एक्स एन लैम्डा। तीसरा पॉइंट, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। cos फाइव हमेशा 1 होगा तो रिजल्टेंट ब्लू मैक्सिमम हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकता हूँ a1 प्लस a2। आई बता दीजिए।
आई मैक्स हो जाएगी कितनी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये फटाफट सारी बातें बेसिक्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हम YDSE एक्सपेरिमेंट पहुंच सकें। YDSE मैंने बेसिक बेसिक वैसे चालू कर दिया है। अब आप देखिए YDSE साथ में कैसे ले सकते हैं। अब ये क्या लिंक है कि आप दो बातों को कितना बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे ये दो वेव हैं S1 S2 सोर्सेज हैं, आपको पॉइंट P पे पहुंचना है, ये है Y। ये वेव निकल रही है P पे पहुंच रही है, ये वेव निकल रही है P पे पहुंच रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। आपको साफ पता है अभी डेल एक्स कितना आया था बताइए, d sin थीटा, और वी कैन से dy/d। बताओ इसमें ओके है क्या? क्या इसमें ओके है क्या? अब जरा सोचिए, मैं चाहता हूं P पर मैक्सिमा हो, मैं चाहता हूं P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मैं चाहता हूं P पर ब्राइट फ्रिंज बने। तो कंडीशन क्या है? अरे सर YDSE में क्या, पूरे फिजिक्स में एक ही कंडीशन है, डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। बताइए बताइए, डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। इसका मतलब मेरा जो डेल एक्स आया था dy/d दिस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, देन y बराबर एन लैम्डा d/d, एन लैम्डा d/d। ये क्या है, ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। याद होना चाहिए। क्या बात क्लियर है क्या? ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है फ्रॉम सेंटर। n0 रखोगे, n0 रखोगे तो y0 मिलेगा, और y0 मतलब सेंट्रल फ्रिंज, और आपको पता है सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है। अब डाउट आ गया सर सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट क्यों होती है? आ जाओ, हर बात एकदम फंडामेंटल समझो। ऐसा चैप्टर लगेगा कि 7 लेक्चर में सब तैयार, कहीं कोई डाउट ही नहीं। ये S1, ये S2, ये स्क्रीन का सेंटर। अब मुझे आप बताइए सोचकर, कौन सा रास्ता बढ़ा, कौन सा रास्ता बढ़ा? अरे सर बराबर है एट सेंटर डेल्टा एक्स जीरो। सोचिए अगर डेल्टा एक्स जीरो है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त थी डेल्टा एक्स एन लैम्डा होना चाहिए। दूसरी भाषा में बोले डेल्टा एक्स जीरो लैम्डा 2 लैम्डा होता है, तब तब ब्राइट फ्रिंज बनती है, और डेल्टा एक्स जीरो आ रहा है, इसलिए कहा जाता है YDSE में जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ऑलवेज ब्राइट होती है। कारण बता दीजिए, कारण डेल्टा एक्स जीरो, कारण बता दीजिए डेल्टा पाई जीरो, कारण बता दीजिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। बताइए क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? डन 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 डन। तो ये याद फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपसे मैं पूछूं तीसरी ब्राइट फ्रिंज बताइए, तीसरी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, चलो अब आते हैं, अब आते हैं डेस्ट्रक्टिव पर। डेस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल उल्टा ही चलेगा, फटाफट लिख देता हूं। पाई का कैसा मल्टीपल, और मल्टीपल। हाँ, आपको हो सकता है अपने नोट्स में, अपने नोट्स में 2n-1 मिले, तो परेशान मत होइएगा, वो भी सही है, परेशान मत होइएगा, वो भी सही है।
उसमें n 1 से स्टार्ट होता है, उसमें n 1 से स्टार्ट होता है, सेम आंसर आएगा, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डेल्टा पाई आ गया। अब मुझे बता दीजिए डेल एक्स, डेल एक्स निकाल सकते हैं आप कैसे? तो डेल पाई है आपके पास 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, डेल पाई आया आपके पास 2n+1 पाई, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, पाई से पाई कट गया, तो डेल एक्स आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये डेल एक्स आ गया। अब वही बात, अच्छा, आर मिनिमम कितना आ जाएगा? a1 - a2, आई मिनिमम कितना आ जाएगा? √i1 - √i2 का डस्टर। क्लियर? अब अगर हम वहीं चलें सर, वापस यंग डबल स्लिट में ले चलो, पहले तो बता दीजिए बड़ा रास्ता कौन सा है, S2 वाला या S1 वाला? साफ साफ पता है बड़ा रास्ता S2 है। और YDSE में आपको डेल्टा एक्स याद होना चाहिए कितना, y d/, ये मुझे रटा हुआ है। अब मुझे चाहिए कि आशीष सर P पर मिनिमा बने, P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, P पर डार्क फ्रिंज बने, तो P पे जो डेल्टा एक्स होना चाहिए वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त है। अगर सुपरपोजिशन हो रहा है और अगर आपको मिनिमा चाहिए तो डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब डेल एक्स मेरा YDSE में कितना है भाई, y छोटा d/d, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2, मेरे पास y आ जाएगा 2n+1 लैम्डा d/2। क्या है ये, क्या है, क्या है? दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। n0 का मतलब फर्स्ट डार्क, 1 का मतलब सेकंड डार्क, सेकंड का मतलब थर्ड डार्क। n तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले n0 रखोगे, इसका मतलब पहली फ्रिंज मिलेगी आपको, पहली डार्क मिलेगी। बताइए क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? कठिन लग रहा है क्या? रवि कुमार पटेल, मयंक कुमार, ईशान सांडलिया, सही है, सरल है। चलिए, मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। सही, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। दो कोरेंट सोर्सेस हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है n:1, और आपसे कहा गया फाइंड करो
कंस्ट्रक्टिव में दृष्टि जोड़िए n0 रखेंगे तो y0 बोल आएगा, उसका मतलब है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसका मतलब है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है दृष्टि जोड़िया। अभी YDSC आएगा जब सब क्लियर हो जाएगा, अभी कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी, डोंट वरी। बढ़ू क्या आगे? सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर निकाल लिया कि इसका कितना आ रहा है? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे पूछा गया आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन निकालना है। तो रेशियो वाले सवाल में हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि I1 n है और I2 1। ऐसा जरूरी तो नहीं है I1 10 n हो और I2 10 हो तो भी रेशियो n है, पर रेशियो है, यहाँ भी रेशियो ही उसने आंसर में आपसे पूछा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मुझे पहले आई मैक्स निकालना है तो आई मैक्स होगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, दैट इज √n प्लस √1 का होल स्क्वायर, आ जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 √n। इसी तरह से अगर आप आई मिन निकालोगे तो आएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, दैट इज √n माइनस 1 का स्क्वायर, n प्लस 1 माइनस 2 √n। अब मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा गया है आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, दैट इज n प्लस 1 प्लस 2 √n, n प्लस 1 माइनस 2 √n अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 √n प्लस n प्लस 1 माइनस 2 √n। इज इट ओके? आप ऊपर से देख सकते हैं n1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 √n, ये कटेगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, 2 √n अपॉन n प्लस। आंसर आ जाएगा आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको दिया गया है
दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उनसे जो वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 81:1 और आपसे पूछा है आई मैक्स अपॉन आई मिन। करिए, 2 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए। हम्म, 25/16, बहुत बढ़िया। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन पूछा है, तो आई मैक्स होता है आपका √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। I2 कॉमन लेके काट दें तो हो जाएगा रूट में I1 अपॉन I2 +1 का होल स्क्वायर अपॉन में √I1/I2 -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 81/1, तो 9 + 1 अपॉन 9 - 1, 10/8 का होल स्क्वायर। डन है क्या? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। अगला करो। क्वेश्चन नंबर 3, दो वेव हैं, पहली है y1 बराबर 4 sin ωt, y2 बराबर 3 sin ωt + π/3। आपको पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव बताइए। बहुत ही आसान, पहले तो आप फेज डिफरेंस निकाल लें। ωt + π/3 माइनस ωt, दैट इज फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री। आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगा दें। निशांत कुमार ने आंसर गलत दिया है, तन्नू ने आंसर गलत दिया है, कल्प जैन ने आंसर गलत दिया है, संजू कुमारी ने आंसर गलत दिया है। हो गया 3 4 देखते ही 5, 3 4 5। अरे 3 4 5 हमेशा नहीं होता भाई, हमेशा नहीं होता। आंसर आएगा √37, √37। सत्य प्रकाश का सही है, परमानंद सही है, हिमांशी, आलिया, मारिया, रवि कुमार, विपिन कुमार, अजय, दृष्टि जलोडिया। क्वेश्चन में पूरा समय दिया है तो भी गलत कर रहे हैं, 5 आंसर नहीं है। ये लापरवाही नहीं करें पेपर में।
आंसर इज 5 नहीं है, मना कर रहे हैं तो भी लिख रहे हैं सर आंसर इज 5। मना कर रहे हैं तो भी लिख रहे हैं आंसर इज 5। आंसर है √37। √37। फेज डिफरेंस यहाँ 90 नहीं है, 60 है। ठीक है, चलिए अब कैसे आएगा। तो पहला कितना है बताइए, 4, दूसरे का 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2A1 A2 फेज डिफरेंस 60। और 60 कितना होता है हाफ, 16 9 2 4 3 हाफ, ये 2 से 2 घटा, 16 9 12। दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या। ओके ओके, अगला देखिए। दो बीम है जिनकी इंटेंसिटी है I और 4I। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज π/2 एट पॉइंट ए। जब वो पॉइंट ए पे पहुंचती हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 है। एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2π at point B, then find out difference between the resultant intensity at A and B। तो जब ए पे पहुंचते हैं तब फेज डिफरेंस है, बी पे पहुंचने तो 2π है। तो पहले आप क्या करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लें। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लें। विपिन कुमार कह रहे हैं 4, अजय कह रहे हैं 9, निशांत कह रहे हैं 4I, शुभम वैष्णव 2I, कल्प जैन कह रहे हैं आंसर इज 5/2, अजय कह रहे हैं सॉरी, मनीषा मालवीय कह रही हैं 4I, मनीषा मालवीय कह रही हैं 4I। द करेक्ट आंसर इज 4I 4I। ईशान सांडिल्य आपका आंसर गलत है, 2I। परमानंद गलत है, 5/2 आंसर गलत है। देखिए, तो पहले बात करें एट पॉइंट ए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos phi। ये तो सारे बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी तो टॉपिक चालू ही नहीं किया, तब भी सारे आंसर गलत आ रहे हैं। अब देखिए, पहली इंटेंसिटी कितनी है I, दूसरे की 4I, और A पर फेज डिफरेंस कितना है π/2।
आई 4i आई 4i फेज डिफरेंस 5। तो आई ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 5 5। अब एट पॉइंट बी बात करो, तो आई बी फॉर्मूला वही I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल फाइ। पहले की इंटेंसिटी आई, दूसरे की 4i 2i 4i कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई कितना होता है बच्चों? 1। ये कितना हो जाएगा? आई बी 5 9 आई हो जाएगा। 5 और 4i 9 आई। आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस। क्लियर हुआ क्या? ओके ओके। एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट? फिर यही एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। सोचिए, इफ आई मिन 0 हो देन फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम होगी। और आई मिनिमम 0 कब हो सकता है? जरा सोचिए, आई मिन 0 कब हो सकता है? जब I1 बराबर I2 हो। तो आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर, आई मिन 0। इसका मतलब मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो। 0 से क्या होगा? आपको परफेक्ट डार्क नजर आएगा, परफेक्ट डार्क। ऐसा नहीं है कि अलग अलग इंटेंसिटी हो तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोहेरेंट सोर्स है, अलग अलग इंटेंसिटी है तो भी इंटरफेरेंस होगा। पर जो फ्रिंज विजिबिलिटी है वो जबरदस्त होगी, 100% होगी अगर आई मिन को 0 ले लिया। इसलिए कहा जाता है सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम। इंटेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? सेम, ताकि फ्रिंज विजिबिलिटी बढ़िया बने। डार्क एक होता है परफेक्ट डार्क, एक ये डार्क फ्रिंज ये परफेक्ट डार्क है तो ये भी डार्क है, तो ये भी डार्क। कोई इसको ये नहीं कह सकता डार्क नहीं है तो ये भी डार्क, पर ये परफेक्ट डार्क नहीं है। जैसे एक बल्ब हो 100 वॉट पर, एक हो 60 वॉट का, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक 100 और 0 होगा तो वहां डिस्ट्रक्टिव होगा तो अलग ही मजा आएगा। एक 100 और 100 होगा। क्लियर है? तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर कोई आपसे फ्रिंज विजिबिलिटी पूछ ले तो पता होना चाहिए आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। डन डन डन। अच्छा, कभी कभार इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो यही है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइ। पर अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो जाए तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा समय बच जाता है।
तो ये आप याद रख सकते हैं, तो ऊपर के आपके स्टेप बच जाएंगे, तो डायरेक्ट आप 4 I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाई 2। बढ़े क्या आगे? चलें आगे। ईशान सांडिल्या, एनी डाउट? तो ये आज मैंने आपको ये इंटरफेरेंस का बेसिक बेसिक सिखाया है, बेसिक बेसिक सिखाया है। आपको बता दिया इंडिपेंडेंट सोर्सेज होना, तो इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं, कोहेरेंट सोर्स होना क्यों जरूरी है, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसके लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको आज डिस्कस कर ली हैं, सारी की सारी। कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। चैप्टर बहुत आसान है, मजा आ जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वाईडीएसई। आराम से 2 लेक्चर वाईडीएसई पढ़ेंगे, आराम से 2 लेक्चर वाईडीएसई पढ़ेंगे। बहुत आसान है वे ऑप्टिक्स, आपको मजा आ जाएगा। रे ऑप्टिक्स से भी ज्यादा आसान है, बहुत सिस्टमेटिक सॉल्व हो जाएगी। पूरा पूरा मॉड्यूल मेरे साथ यहीं कर लीजिएगा तो दिक्कत ही नहीं आएगी। पूरा मॉड्यूल मेरे साथ यहीं कर लें। मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया है, वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1 कर दिया है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1 कर दिया है, वहीं उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1। और ये आ गया आपके पास, ये आ गया है, अपलोड हो गया आपके पास। आराम से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।